नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 28 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है कि जनित्र यानी किस जनित्र के संतोषजनक समांतर प्रचलन के लिए इक्वलाइजिंग बार होना अनिवार्य है। यानी इनमें से किस प्रकार के जनरेटर को यदि हम समांतर क्रम में प्रचलित कर रहे हैं तो इक्वलाइजिंग बार होना आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन देखो, डीसी श्रेणी जनरेटर सही है, इसमें होना आवश्यक है। डीसी शंट इसमें कोई आवश्यक नहीं है। डीसी ओवर कंपाउंड जनरेटर इसमें भी होना आवश्यक है। डीसी अंडर कंपाउंड इसमें नहीं। ए और सी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी डीसी श्रेणी और डीसी ओवर कंपाउंड जनरेटर इन दोनों में ही होना आवश्यक है। राइट आंसर हो गया ई, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक शेडेड पोल मोटर में शेडेडिंग क्वाइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एक शेडेड पोल मोटर है, इसमें जो शेडेड रिंग लगाई जाती है, ये क्यों लगाई जाती है। तो शेडेड जो पोल रिंग होती है वो मुख्य पोल की 1/3 पोल पर लगाई जाती है और इसका प्रयोग घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए लगाई जाती है। जो घुमाव की गति होती है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की जो घुमाव होता है वो मुख्य पोल से शेडेड पोल यानी जो सेलिएंट मुख्य पोल या सेलिएंट पोल कह सकते हैं इसे, तो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है। तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए शेडेड रिंग लगाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। किस में है देखो, ए ऑप्शन में क्या, वाइंडिंग लॉस को कम करना नहीं। बी में क्या है, फ्रिक्शन लॉस को कम करना नहीं। सी में देखो घूमने वाला चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना सही है। डी में क्या है, स्पार्किंग के विरुद्ध सुरक्षा करना नहीं, सुरक्षा प्रदान करना भी नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी, घूमने वाला चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किसके बने होते हैं। डीसी मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसकी बनाई जाती है, वो ताम्र तार की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्र तार। किसमें है, बी ऑप्शन में देखो तांबा। तो राइट आंसर हो गया बी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाले खिलौने में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर होती है। जो बिजली से चलने वाले खिलौने होते हैं इसमें कौन सी मोटर लगाई जाती है, तो इसमें शेडेड पोल मोटर लगाई जाती है। यानी जो छोटे खिलौने होते हैं इसमें जो मोटर होती है वो शेडेड पोल मोटर होती है। तो राइट आंसर हो गया बी, शेडेड पोल मोटर। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी स्टार्ट इंडक्शन रन यानी CSIR, कैपेसिटी स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मुख्य और सहायक वाइंडिंग को कितने डिग्री वैद्युतिक अंतर पर स्थापित किया जाता है। तो कैपेसिटी स्टार्ट इंडक्शन रन है वो ढोकला मोटर होगी, तो इसमें 90 डिग्री का कलांतर रखा जाता है। यानी मुख्य वाइंडिंग और जो सहायक वाइंडिंग है इनके बीच 90 डिग्री का कलांतर रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। कौन सा है, डी ऑप्शन देखो। तो राइट आंसर हो गया डी, 90 डिग्री का। यानी मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग, जिसे हम यानी मुख्य को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, सहायक को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, इन दोनों में 90 डिग्री का कलांतर रखा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में उभरे हुए यानी सेलिएंट पोल का प्रयोग किया जाता है। अब वो वापिस ये आ गया, शेडेड पोल मोटर वाला आ गया, क्योंकि एक तो होता है सेलिएंट पोल और एक होता है शेडेड पोल। ये किस में होता है, शेडेड पोल मोटर में होता है। तो सेलिएंट पोल यानी उभरे पोल या सेलिएंट पोल किस में प्रयोग किए जाते हैं, शेडेड पोल मोटर में। तो देखो कैपेसिटी स्टार्ट मोटर नहीं, कैपेसिटी रन मोटर नहीं, यूनिवर्सल मोटर नहीं, शेडेड पोल मोटर सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो गया डी, शेडेड पोल मोटर में उभरे हुए पोल प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोटर शाफ्ट को मदद करने के लिए प्रयोग होने वाले बेरिंग आमतौर पर होते हैं। यानी रोटर की शाफ्ट को मदद करने के लिए जो बेरिंग लगाए जाते हैं वो बॉल बेरिंग होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि छत पंखे में किस प्रकार के बेरिंग लगाए जाते हैं, वो बुश बेरिंग लगाए जाते हैं। यानी छत पंखे के बारे में पूछे तो बी ऑप्शन से होता है बुश बेरिंग, और रोटर शाफ्ट के अंदर जो बेरिंग लगाए जाते हैं वो होते हैं बॉल बेरिंग। यानी तो राइट आंसर हो गया ए, बॉल बेरिंग। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर में घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र फील्ड की रफ्तार को क्या कहते हैं। यानी किसी मोटर के अंदर जो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो गति होती है वो क्या कहलाती है, वो उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। कई बार इसका सूत्र रूप भी पूछ लेते हैं कि तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या होगा। तुल्यकालिक गति NS बराबर होगा F इंटू 120/P। तो इसमें यही पूछा है कि इस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं,
इसकी गति को हम क्या कहते हैं? तो इसकी गति को हम तुल्यकालिक गति कहते हैं। किसमें देखो, बी ऑप्शन में देखो सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, स्टेज मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ होती है? स्टेज मोटर क्या होती है? कम्यूटेटर मोटर होती है। इसमें 3 वाइंडिंग होती है, यानी एक तो गुणक पर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो प्राथमिक वाइंडिंग और एक तृतीयक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो 3 फेज वाइंडिंग होती है और वह रोटर के अंदर निचले जो रोटर का आंतरिक भाग होता है इसमें स्थापित की जाती है। यानी कम्यूटेटर मोटर को या सीरीज मोटर को एक ही चीज है। तो इसका जो रोटर है, मान लो ये रोटर है, इस पर 2 वाइंडिंग की जाती है। एक तो आंतरिक स्लॉटों के अंदर 3 फेज वाइंडिंग, जिसे 3 स्लिप रिंग द्वारा, मान लो ये 3 स्लिप रिंग है, इनके द्वारा बाहरी 3 फेज सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है। ये तो हो गई, मान लो जो भी स्टार या डेल्टा संयोजित वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग आंतरिक स्लॉटों में, जिसे हम प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं। इसी के ऊपर कम्यूटेटर वाइंडिंग स्थापित की जाती है इस प्रकार से, और इन्हें कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा यहाँ पे दिक् परिवर्तक लगाकर स्टेटर वाइंडिंग से जोड़ा जाता है। यानी इनका संयोजन इससे किया जाता है, और यहाँ पे 3 कार्बन बुश लगाकर, सॉरी 2 कार्बन बुश लगाकर बाह्य स्टेटर वाइंडिंग से जोड़ा जाता है। अब ये हो गई स्टेटर वाइंडिंग, ये होती है डीसी वाइंडिंग। यानी तो ये जो 3 फेज वाइंडिंग है ये तो हो गई प्राथमिक वाइंडिंग। स्टेटर पर जो वाइंडिंग करते हैं वो हो गई द्वितीयक वाइंडिंग, और कम्यूटेटर वाली वाइंडिंग होगी वो होगी तृतीय वाइंडिंग। तो 3 वाइंडिंग होती है। अब इसमें ये पूछा है कि प्राथमिक वाइंडिंग कहाँ होती है? जो आंतरिक स्लॉटों में स्थापित करते हैं वो होगी प्राथमिक वाइंडिंग। अब देखो स्टेटर पर होती है द्वितीयक वाइंडिंग। नहीं, रोटर का निचला हिस्सा सही है, रोटर का ऊपरी हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा तृतीयक वाइंडिंग होती है, यानी कम्यूटेटर वाइंडिंग होती है वो। तो कुछ हद तक स्टेटर में और कुछ हद तक रोटर के ऊपरी हिस्से में नहीं, कुछ हद तक स्टेटर में और कुछ हद तक रोटर के निचले हिस्से में, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रोटर का जो निचला होता है वो प्राथमिक वाइंडिंग होता है, स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है वो द्वितीयक वाइंडिंग होती है, और रोटर के ऊपरी हिस्से पर जो वाइंडिंग होती है वो तृतीय वाइंडिंग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोटर यानी रोटर का निचला हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वायर का इस्तेमाल आमतौर पर पावर पोल और वेदर हेड के बीच सिंगल फेज सर्विस ड्रॉप कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी सर्विस सिंगल फेज सर्विस ड्रॉप कंडक्टर के रूप में तो ट्रिप्लेक्स वायर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें? ए ऑप्शन देखो, ट्रिप्लेक्स वायर। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीपी स्विच को सिद्ध किस तो प्रकार से जोड़ा जाता है? आयरन क्लेड डबल पोल, यानी डबल पोल है और आयरन क्लेड है, तो यानी लोहा का उचित द्विध्रुव है। इस प्रकार से आईसीडीपी स्विच को, ये हो गया आईसीडीपी स्विच। अब इसको क्या फेज और न्यूट्रल से जोड़ा जाता है, यानी दोनों यानी फेज और न्यूट्रल से आईसीडीपी स्विच को जोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे जोड़ा जाता है? न्यूट्रल और फेज से। ए ऑप्शन में सही है। फेज और से नहीं, न्यूट्रल और से नहीं, ए या तो ए या बी, या तो बी या सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा, यानी इसको न्यूट्रल और फेज से हम जोड़ते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का प्रयोग किस पर कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देखो, सड़क पर बिजली की व्यवस्था के लिए, सही है। घरों में बिजली की व्यवस्था के लिए नहीं, लेबोरेटरी में बिजली की व्यवस्था के लिए नहीं, अस्पताल में प्रकाश व्यवस्था के लिए नहीं, क्लासरूम में प्रकाश व्यवस्था के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सड़कों पर जो हम प्रकाश व्यवस्था करते हैं वो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप का ही प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, सड़कों पर बिजली की प्रकाश व्यवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्टर में कैपेसिटर का कार्य क्या है? जो ट्यूबलाइट परिपथ होता है इसके अंदर जो हम कैपेसिटर लगाते हैं, यानी जो स्टार्टर के अंदर जो कैपेसिटर लगाते हैं वो क्या काम करता है? वो जो रेडियो व्यक्तिकरण है इनसे बचाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो ऑप्शन देखो, सप्लाई पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए नहीं, रेडियो इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, सही है।
प्रारंभिक करंट को कम करना नहीं, आर्क को स्थिर करना नहीं, गैस को आयनीकृत करना ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो इंटरफेस से बचाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग, स्टार्टर में हम संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, रेडियो इंटरफेरेंस से बचाना। अगला क्वेश्चन है, गीली त्वचा का प्रतिरोध मान लगभग क्या होता है? यानी गीली त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो कई बार पूछ लेते हैं शुष्क त्वचा का क्या होता है, तो शुष्क त्वचा का तो होता है 100 किलो ओम से 600 किलो ओम, और गीली त्वचा का होता है 1 किलो ओम यानी 1000 ओम। तो शुष्क त्वचा का तो होता है 100 किलो ओम से 600 किलो ओम, और गीली त्वचा का होता है 1000 ओम या 1 किलो ओम भी कह सकते हैं। तो शुष्क त्वचा का पूछ ले तो होता है 100 से 600 किलो ओम, और गीली त्वचा या भीगी हुई त्वचा का पूछे तो 1 किलो ओम या 1000 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ओम। किसमें? ई ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ई, 1000 ओम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी थर्मोस्टेट होता है वो किसका बना होता है? थर्मोस्टेट होता है वो कांस्टेंट व लोहे का बना होता है। कांस्टेंट एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और निकेल का मिश्रण होता है, तो कांस्टेंट और लोहे का बना होता है, और यह एक द्विधात्विक पत्ती होती है। अब ऑप्शन देखो, वेपर फील्ड बल्ब नहीं, हाई एक्सपेंशन स्टील रॉड नहीं, थर्मोपाइल नहीं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप सही है, बर्फ का घना का टुकड़ा भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबमरीन के प्रयोजन में प्रयोग होने वाले केबल होते हैं, यानी जो जमीन के अंडरग्राउंड केबल है इसके बारे में पूछा है। तो इसमें कौन सी केबल प्रयोग किए जाते हैं? ट्रोपोड्यूर केबल प्रयोग की जाती है। ट्रोपोड्यूर क्या होती है कि ये एक प्रकार की यानी पीवीसी प्रकार की होती है, परंतु पीवीसी परत के ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक की परत लगाई जाती है। यानी इस केबल में जो पीवीसी होती है ना, इसके ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक की परत लगाई जाती है, और इसका ज्यादातर प्रयोग जो अंडरग्राउंड केबल है या टेलीफोन की जो केबल है और इसके अंदर हम काम में लेते हैं। तो ट्रोपोड्यूर केबल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रोपोड्यूर केबल, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विविधता कारक यानी डाइवर्सिटी फैक्टर का विलोम क्या होता है? तो पहले देखो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है कि यानी जो हम लाइट एंड फैन पर व्यवस्था, जो प्रकाश की व्यवस्था होती है, प्रकाश और पंखे जो हम वायरिंग करते हैं, इसमें यह मानते हैं कि सभी बार एक साथ प्रचलित नहीं होते हैं। एक समय में केवल 2/3 भाग यानी 66% लगभग, यानी 66.66% प्रकाश ही चालू होता है। तो जो ये घटक होता है 66.66%, ये डाइवर्सिटी फैक्टर या विविधता घटक कहलाता है, और इसका जो विलोम होता है वो होता है संयोग कारक। यानी इसका डाइवर्सिटी फैक्टर का विलोम क्या होता है? संयोग कारक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, हो जाएगा? इसमें यही पूछा है कि इसका विपरीत क्या होगा, तो संयोग कारक होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 33 केवी तक की वोल्टता मात्रा के लिए ओवरहेड लाइन में निम्न में से किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? यानी जो 33 केवी की लाइन है और ओवरहेड सीधी जा रही है, तो इसमें किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? इसमें पिन इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिन प्रकार का इंसुलेटर। ऑप्शन देखो किसमें है, देखो स्टे इंसुलेटर, स्टे तो जो स्टे वायर होता है उसके साथ में एन पोल को सीधा खड़ा रखने के लिए काम में लेते हैं। पिन इंसुलेटर सही है। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर यानी 33 केवी से ऊपर की जो लाइन होती है ना, उसमें सभी जगह लगाया जाता है, जबकि 33 की यानी 11 केवी या 33 केवी की जो लाइन है, घुमाव है या अंतिम बिंदु है या प्रारंभिक बिंदु है, वहां पर भी सस्पेंशन प्रकार का लगाया जाता है। सेकल इंसुलेटर ये एलटी के अंदर लगाया जाता है, जो लो टेंशन की होती है, इसमें घुमाव वाले क्षेत्र होते हैं या प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होता है, वहां पर लगाया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर ये ज्यादातर गैंग में वहां लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पिन इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है, अगर एक 20 किलोवाट के बड़े भार का मोटर चालू होने पर, यानी मोटर की जो भार है वो क्या है? 20 किलोवाट, चालू होने पर 15 किलोवाट भार खींचता है, यानी मोटर की अधिकतम मांग कितनी है? यानी क्या मांग कर रहा है? 15 किलो वाट की वो भार खींचता है, यानी मांग है उसकी 15 किलोवाट, जबकि मोटर का मान खुद का स्वयं का मान क्या है? यानी जो मांग है वो भार खींचता है वो तो है 15 किलोवाट,
और है कितने की 20 किलोवाट की। तो डिमांड फैक्टर यानी मांग कारक क्या होगा? तो मांग कारक बराबर क्या होता है? अधिकतम मांग बट्टा कनेक्टिंग मांग, यानी अधिकतम मांग को हम कह सकते हैं स्वीकृत भार और बट्टा संयोजित भार। अब देखो अधिकतम मांग क्या है इसकी, कितनी मांग कर रहा है ये? 15 किलोवाट की। तो मांग कारक बराबर क्या हो जाएगा कि अधिकतम मांग कितनी है? 15 बट्टा कनेक्टिंग है वास्तव में कितने की मोटर? 20। कितना हो गया? 15 बट्टा 20 यानी कितना हो गया? 3 बट्टा 4 यानी 75%। यानी अंश में ले तो 3 बट्टा 4 का से क्या हो गया? 0.75। यदि परसेंट में रखना है तो इंटू 100, तो इंटू 100 कितना हो जाएगा? 75%। अंश में रखना है तो 75। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75%। तो मांग कारक यानी डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगी इसकी डिमांड फैक्टर। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उप परिपथ में अधिकतम कितने प्रकाश बिंदु पंखे और सॉकेट आउटलेट जोड़ा जा सकता है? एक उप परिपथ में लाइट एंड फैन, यानी लाइट एंड फैन के लिए कितने होने चाहिए? लाइट एंड फैन उप परिपथ में 10 बिंदु या 800 वाट, जो भी कम हो। और एक शक्ति उप परिपथ में 2 बिंदु और 3000 या 3000 वाट, जो भी कम हो। तो यहाँ पूछा लाइट एंड फैन परिपथ उप परिपथ में बिंदुओं की संख्या, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 बिंदुओं की संख्या। तो 10 बिंदु जोड़े जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किस में है? बी ऑप्शन में देखो 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक कोरोना ह्रास को प्रभावित करना है, यानी कोरोना हानि को इनमें से कौन सा प्रभावित करना है? कोरोना को कौन बढ़ाता है? ऑप्शन देखो, संवाहक के मध्य का स्थान इससे प्रभावित होता है, सही है। पावर लाइन का वोल्टेज से भी प्रभावित होता है, वायुमंडलीय अवस्था इससे भी प्रभावित होता है, संवाहक का आकार इससे भी प्रभावित होता है। उपरोक्त सभी नहीं, ये सभी तो सही है। यानी जो दे रखे हैं वो सभी कोरोना को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी ई इंसुलेशन में प्रतिबंधक तापमान क्या होता है, यानी ई प्रकार के इंसुलेशन का कार्यकारी तापमान क्या होता है? तो देखो वर्ग के अनुसार कौन कौन से होते हैं? वाई श्रेणी का कार्यकारी तापमान होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ए श्रेणी का कार्यकारी तापमान होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ई श्रेणी का कार्यकारी तापमान होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बी श्रेणी का कार्यकारी तापमान होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ का जो कार्यकारी तापमान होता है वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद एच का जो कार्यकारी तापमान होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक होता है सी का होता है 220 और 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें किसका पूछा है? ई श्रेणी का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस में देखो? सी ऑप्शन में देखो 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ई श्रेणी ई इंसुलेशन का जो कार्यकारी तापमान होगा वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रियोस्टेट बनाने के लिए कांस्टेंट वायर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यानी जो वेरिएबल प्रतिरोधक है वो कांस्टेंट वायर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन देखो, इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका यानी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। नहीं, तापमान परिवर्तित होने पर इसका प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही है। यानी ये तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध लगभग स्थिर रहता है, यानी प्रभावित नहीं होता है, सही है। ये सहजता से उपलब्ध होता है, ये भी नहीं। ये एक मिश्र धातु है, ये भी नहीं। सी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तापमान परिवर्तित होने पर इसकी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिपिंग त्रुटि किसमें होती है, यानी क्रिपिंग त्रुटि इनमें से किसमें होती है? क्रिपिंग त्रुटि क्या होती है? मंद विरूपण। ये ऊर्जा मीटर के अंदर होती है। क्या होता है मंद विरूपण? कई बार हम देखते हैं कि यदि ऊर्जा मीटर पर हम भार नहीं लगा रहे हैं तो भी ऊर्जा मीटर मंद गुणित होता है,
यानी प्रेशर कॉइल तो उत्तेजित है जबकि करंट कॉइल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, फिर भी ऊर्जा मीटर की शक्ति मंद विरूपित यानी मंद मंद गुणित हो रही है। तो इस त्रुटि को हम मंद विरूपण त्रुटि कहते हैं यानी क्रिपिंग त्रुटि कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है उस पर छिद्र किए जाते हैं मंद विरूपण दोष को कम करने के लिए या हटाने के लिए। ये किस में होती है, तो ये ऊर्जा मीटर में होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऊर्जा मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विउत्तेजित चुंबकीय प्रणाली है, यानी जो दे रखे इनमें से कौन सी द्विउत्तेजित चुंबकीय प्रणाली है। ऑप्शन देखो, गतिमान आयरन यंत्र नहीं, विद्युत चुंबकीय रिले नहीं, प्रेरणिका ये भी नहीं, तुल्यांकिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर सही है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सिंक्रोनस मोटर है जो द्विउत्तेजित चुंबकीय प्रणाली है, यानी इसका एक उदाहरण कह सकते हैं हम। तो राइट आंसर हो गया डी तुल्यकालिक मोटर। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।